नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रुबाइयाँ, जो कि उर्दू का एक छंद है और जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने, और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। फिराक गोरखपुरी, लेखक परिचय जान लेते हैं पहले। फिराक गोरखपुरी का नाम जो मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक था। जन्म उनका 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई उनकी शिक्षा की, और बाद में शिक्षा उनकी अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो चयनित हो गए थे, लेकिन स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में उन्होंने पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के बाद 1.5 वर्ष की उनको जेल हुई, और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में अध्यापक भी वे रहे। उन्हें सम्मान जो प्राप्त हुए हैं, गुले नगमा उनकी एक काव्य संग्रह है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड उनको मिल चुका है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। उनका निधन सन 1983 में हो गया। अब उर्दू शायरी का जो एक बड़ा हिस्सा है रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। उर्दू में हम देखते हैं जो किस्से, कहानी, रुमानियत एक तरह से भरी हुई। हमने अनेक टेलीविज़न के माध्यम से भी अनेक हमने फ़िल्में भी देखी, या फिर कई ऐसे धारावाहिक भी देखे जिसमें रुमानियत का बहुत रहस्यवाद जिसमें ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष को जो है वो बहुत कम उभर कर आए हैं। लोक जीवन यथार्थ का वर्णन बहुत कम है, केवल कल्पना और रुमानियत मतलब कुछ एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर कल्पना के संसार में ज़्यादा पहुंच जाते हैं। नज़ीर अकबरबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें से एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। तो ये जो उर्दू शायरी में जो ये रिवायत चली आ रही थी, केवल कल्पना, रुमानियत और तंत्र मंत्र और इस तरह जादू, इस तरह की जो चीज़ें चल कर आ रही थी, उसको तोड़ने का काम जो कुछ शायरों ने किया है, जिनमें फिराक गोरखपुरी का नाम भी शामिल है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुज़रती है उसकी तल्ख सच्चाई, तल्ख मतलब उनकी एक कड़वी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। लोक संस्कृति से, लोक भाषा से जोड़ा है, लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़ा है उन्होंने अपने काव्य में। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। उर्दू शायरी में ज़्यादातर लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मतलब एक मुहावरेदार जो कुछ विशेष अर्थ लिए हुए होती है भाषा, तो वहाँ पर लाक्षणिकता आ जाती है। जैसे मुहावरों का एक विशेष अर्थ होता है, इसी तरह तो जहाँ पर विशेष अर्थ लिए हुए होती है कोई बात, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति लाक्षणिकता का प्रयोग देखा गया है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। और मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी, जैसे उर्दू के जो महत्वपूर्ण शायर रहे हैं मीर और गालिब, ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। जैसे हम कविता देखते हैं बेटा, कविता किसी एक विषय को लेकर ही पूरी कविता होती है, लेकिन फिर जो उर्दू के छंद हैं, फिर रुबाइयाँ हैं या गज़ल हम देखते हैं, उसमें जो शेर हैं तो उन दोनों में ही शेर जो हैं वो कहे जाते हैं, और अलग अलग हर एक शेर का अलग विषय हो सकता है, अपने आप में संपूर्ण होता है हर एक शेर। तो उन्होंने भी आम आदमी और साधारण जनजीवन की भाषा में अपनी बात कही है।
प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। अब फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा जो है इनकी सरल, सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य रस के वर्णन की तरह सादगी है। मुझे चाँद चाहिए मैयारी, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो सूरदास जी की एक पंक्ति है जहाँ पर जो कृष्ण हैं, बाल कृष्ण हैं, वो चाँद देने की ज़िद कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे बिंब जो है यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। और बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, एसी के कमरों में जो बंद नहीं रहते, उनके लिए जो चाँद देखते हैं, जो छतों पर चटाई बिछाकर सोते हैं, जिन्हें चाँद दिखाई देता है, उनके लिए चाँद एक खिलौना है। तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। हमने पहले अनेक कविताएं छोटी छोटी चाँद को लेकर, चाँद को मामा कहकर, चंदा मामा दूर के, इस तरह से अनेक कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो आजकल बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है, जो वातानुकूलित जो एसी रूम में रहते हैं, उन्हें जहाँ पर प्राकृतिक दर्शन नहीं होते, प्राकृतिक जो है जो चाँद तारों भरा आकाश जो नहीं देख पाते, उनके लिए एक सपना ही है एक तरह से। तो और जो बच्चे छतों पर सोते हैं, जो चंदा मामा को देखते हैं, चाँद उनके लिए खिलौने की तरह है। और बच्चों का जो खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही ना हो, पर चंद्रमा चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन तो इस तरह से लोका देना, अनेक यहाँ पर शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें रुबाइयों में। लोका देना, घुटलियों में लेकर कपड़े पहनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदिया या बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग यहाँ पर कवि ने किए हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में प्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चाँद उतर आया है, चाँद की परछाई भी चाँद है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। तो रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहारों पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। और दीपावली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध यहाँ पर भाई का बहन से बताया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं जो हमारी हैं उर्दू का जो छंद है, रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। अब माँ जो है अपने बच्चे को, चांद का टुकड़ा, बच्चे जो माँ के लिए जो बच्चा है वो चांद का टुकड़ा है। देखिए लाक्षणिकता का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अभी हमने जैसे बताया मैंने, तो चांद का टुकड़ा विशेष अर्थ है यहाँ पर। माँ बेटे, बहुत प्यारा चांद का टुकड़ा है उसका, माँ के लिए उसका बेटा सबसे सुंदर होता है, तो चांद का टुकड़ा है। आंगन के में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अब चांद का टुकड़ा कौन है? उसका बेटा। माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उसको अपनी गोद में भरकर, गोद भरी उसे अपने गोद में भरकर हाथों पे झुलाती है। अब यहाँ पर गोद भरी एक अलग से अर्थ भी यहाँ पर हो सकता है, जो मतलब जिनके माताओं के बच्चे होते हैं तो उनकी गोद भर जाती है, इस तरह से कहते हैं। तो इसलिए दो अर्थ यहाँ पर प्रयोग हुए हैं गोद भरी के। एक तो यही कि माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में भरकर उसे अपने हाथों पे झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और बीच बीच में रह रह के, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना लोक भाषा का शब्द है।
तो हवा में उछाल देती है, झुलाते झुलाते माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जैसे ही माँ इस तरह से अपने बच्चे को हाथों में लेकर झुलाती है, उसे उछाल देती है हवा में, तो ऐसा करने से बच्चे की जो हंसी है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसकी हंसी जो है चारों तरफ गूंज उठती है। अब यहाँ पर बिंब देखिए, बिंबों का बहुत सुंदर, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वही दृश्य, माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है और उसे गोद में झुला रही है, और जैसे ही वो फिर उसको उछालती है बीच बीच में, तो बच्चा हंसने लगता है। तो वही बच्चे की हंसी का स्वर, और इस तरह से माँ का बच्चे को इस तरह से गोद में लेकर प्यार करना, उसे खिलाना, तो वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने एक तरह से सजीव हो उठती हैं। और तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य दोनों ही बिंब हैं। बच्चे की हंसी की आवाज़ है, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है, और दृश्य बिंब का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। तो अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा जो है वो सरल सहज भाषा है, खड़ी बोली है, लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। जिस तरह से लोका देती है, गोद भरी, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, स्वर मैत्री खड़ी भरी, लोका देती है, गूंज उठती है बच्चे की हंसी। तो इस तरह से स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार भी है। और अगर बात करें रस की, तो वात्सल्य रस है, माँ और बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव यहाँ पर दिखाई दिया है। बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन किया है। माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है वो दिखाई देता है, तो वात्सल्य रस है, और प्रसाद गुण है, और रुबाई छंद है। छंद कौन सा है? रुबाई। रुबाई छंद है, प्रतीकात्मक शैली है। आगे देखते हैं, नहला के छलके निर्मल जल से। अब माँ जो है वो अपने बच्चे को छलके निर्मल जल, छलकते हुए निर्मल साफ़ पानी से, निर्मल जल से साफ़ पानी, स्वच्छ पानी से माँ जो है वो अपने बच्चे को नहला रही है। उलझे हुए छलके और छलके मतलब जब माँ बच्चे को नहलाती है तो उसके बालों में से जो साफ़ स्वच्छ जल है वो छलकता है, नीचे गिरता है। तो उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और नहलाने से उसके बाल उलझ जाते हैं और उनमें से पानी छलकता हुआ दिखाई देता है। तो माँ जो है उन उलझे हुए बालों में, गेसु मतलब बाल, गेसुओं में कंघी करती है। माँ अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। और नहलाने के बाद जब माँ अपने बच्चे को घुटनों में लेकर के वो कहीं भाग ना जाए और आराम से कपड़े पहन ले, तो उसको अपने घुटनों में ले लेती है और उसको कपड़े पहनाती है। और जब माँ ऐसा करती है तो बच्चा जो है वो बहुत ही प्यार से अपनी माँ को देखता है। बच्चा अपनी माँ की तरफ बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से देखता है। तो यहाँ पर फिर से वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। भाषा सरल सहज है। जो छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। और ये उलझे हुए, ठीक है, इस तरह से वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, उर्दू मिश्रित साहित्यिक सरल भाषा है, दृश्य बिंब है, और प्रतीकात्मक शैली है। आगे देखिए, अब यहाँ पर दोनों ही रुबाइयों में, दोनों ही छंदों में जो है माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। जबकि अगली रुबाई के इस शेर में दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। जब दिवाली की शोभा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि एक तरह से भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है दीपावली। दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है भारत का। तो उसी का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे। जब दीपावली आती है तो शाम के समय, मतलब दीपावली से पहले घरों में रंग रोगन पुताई मतलब पुतना, रंग रोगन करना, पेंट वगैरह करना। तो दीपावली की शाम घर पुते और सजे, जब दीपावली आती है तो तब तक सभी घर पुत जाते हैं, पुताई हो जाती है, रंग रोगन हो जाता है और घर सज जाते हैं, सभी अपने घरों को सजाते हैं।
चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब पहले बेटा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं खिलौने आ गए हैं, या फिर प्लास्टिक के खिलौने हम देखते हैं, लेकिन पहले मिट्टी के खिलौने होते थे। अब यहाँ पर चीनी मिट्टी के खिलौनों का ज़िक्र किया है। चीनी मिट्टी मतलब जैसे कप होते हैं, तो इस तरह से उसी मिट्टी से चीनी मिट्टी के खिलौने भी आते थे पहले। बच्चे उन्हीं से खेलते थे। इस तरह से आजकल की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लास्टिक के खिलौने नहीं होते थे। तो चीनी के खिलौने जगमगाते ला चीनी के खिलौने मतलब चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी वो नहीं, शुगर नहीं, चीनी मिट्टी के खिलौने जो हैं वो उस सुंदरता को, सजे हुए घर की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता था। जब घर में सुंदर सुंदर खिलौने लाए जाते थे और वो खिलौने बहुत ही सुंदर होते थे, और जो भी उन खिलौनों को देखता था तो उनके मुख पर वैसे ही चमक आ जाती थी, और चारों तरफ खुशियाँ वातावरण में तो होती ही थी। तो इस तरह से उस शाम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है दीपावली के पर्व का। तो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के मिट्टी के खिलौने जो लाते थे वो और उसकी चमक को, उस सुंदरता को और बढ़ा देते थे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। अब बच्चे भी कई बार खेलते खेलते छोटे छोटे मिट्टी के घर बना लेते हैं, और माँ जब उस मिट्टी के घर में एक दिया जला देती है तो उसके मुख पर एक अलग ही एक नर्म दमक, एक अलग ही शोभा दिखाई देती है, एक अलग ही आभा, कोमल आभा दिखाई देती है। वो प्यार दिखाई देता है बच्चे के लिए, स्नेह दिखाई देता है माँ के मुखड़े पर। तो रूपवती मुखड़े पर वो उस माँ के जो सुंदर मुख पर एक तरह से एक अलग ही आभा दिखाई देती है, एक अलग ही चमक दिखाई देती है जब वो अपने बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है। अगर अब यहाँ पर बात करें, वही दीपावली की शाम का बहुत सुंदर वर्णन है। भाषा जो है सरल और सहज भाषा है, रुबाई छंद है, और प्रसाद गुण है। यहाँ पर शांत रस है, प्रसाद गुण है, पद मैत्री स्वर मैत्री सजे लावे दिए। तो इस तरह से स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार हैं। और चलिए आगे देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख चाइने आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पर आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। अब यहाँ पर बच्चे की चंचलता और माँ के वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। किस प्रकार कवि जो है, बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, बच्चे ज़िद करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर ज़िद करने लगते हैं, और माता पिता उनके उस हट को पूरा करने में लग जाते हैं, उसकी ज़िद के आगे झुक जाते हैं, और उसके कुछ भी किसी भी तरह का बहाना बनाते हैं उसके उस हट को पूरा करने के लिए। तो उसी का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। जो बच्चा, कवि कहते हैं कि बच्चा छोटा है, बच्चा जो है वो क्योंकि वो छोटे बच्चे ज़िद करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, हट करते हैं, और वो आंगन में खड़ा होकर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, तो आंगन में खड़ा होकर ठुनक रहा है। ठुनक रहा है मतलब धीरे धीरे झुककर चल रहा है, और जिद आया है, ज़िद करने लगा है। बालक तो हुई चांद पे ललचाया, वो बालक है, उसे क्या समझाएं, उसका मन तो चांद पर आ गया है। वो तो एक तरह से ललचाया है, चांद को देखकर वो ललचा गया है चांद को लेने की, उसके मन में ज़िद आ गई है कि वो चांद को लेना चाहता है, चांद पर उसका दिल आ गया है। दर्पण उसे देकर कह रही है। अब माँ किस तरह से अपने बच्चे को बहलाती है, माँ बच्चे के हाथ में दर्पण देकर कहती है, माँ दर्पण देकर कहती है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। जैसे ही माँ जो है अपने बच्चे को दर्पण देती है, उसमें बच्चे की जो छवि है उभरती है, दिखाई देती है, तो माँ के लिए तो वो बच्चा ही चांद है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता, तो माँ उसे आईने में चांद भी दिखाती है। तो दोनों तरह से यहाँ प्रयोग हो सकते हैं। माँ के लिए बच्चा ही चांद है, देख आईने में चांद उतर आया है, माँ के लिए वो बच्चा ही चांद है, और वो उसे देखती है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता। वो स्वयं को देखकर ये नहीं समझ पाएगा कि माँ के लिए वही चांद का टुकड़ा है, वही चांद है। वो
दूसरे अर्थ में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को आईने में चाँद दिखा देती है और देखो वो उसे बहलाती है कि देखो आईने में चाँद उतर आया है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें काव्य सौंदर्य, स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार है और जिदियाया है का अब देखिए सुंदर प्रयोग हुआ है, तो स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार भी है। और भाषा जो है उर्दू मिश्रित जो सरल सहज भाषा है, प्रसाद गुण है, चित्र के माध्यम से चित्रात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, रुबाई छंद है। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में कवि परिचय में बताया था, इसी तरह माँ जो है बालक कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है उस पंक्ति के माध्यम से, जब बालक कृष्ण भी माँ से चाँद लेने की ज़िद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इस तरह से चाँद लेने की हट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पर रक्षाबंधन की सुबह का, रक्षाबंधन जब आता है तो उस समय पर चारों तरफ वातावरण में मिठास आ जाती है। अब यहाँ पर उस समय मौसम कैसा है, किस समय पर वो त्यौहार आता है, उसके बारे में बताया गया है, उसके महत्व को बताया गया है कि किस तरह से जो भाई बहन का ये त्यौहार है वो मिठास लिए हुए है, आनंद लिए हुए है। तो उसकी एक तरह से रक्षाबंधन की परंपरा का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। एक तरह से भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन जो है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। और साथ साथ उस समय जैसा मौसम होता है, किस समय वो त्यौहार आता है, वो सारी चीज़ें इन 4 पंक्तियों में कवि ने बताई हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस मीठा होता है, तो मिठास जो रक्षाबंधन की जो सुबह है वो रस से भरी हुई होती है। रस की पुतली मतलब बहुत मिठास लिए हुए होता है रक्षाबंधन का त्यौहार, उसकी जो सुबह होती है वो मिठास लिए हुई होती है, प्रेम लिए हुए होती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, अब जो उस समय पर सावन का महीना होता है तो आकाश में बादल छाए रहते हैं, आकाश में घटा छाई रहती है, बादल छाए रहते हैं। इसी तरह भाई बहन में भी एक दूसरे के जो है प्रेम की जो घटा है वो छाई रहती है, उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, जिस तरह बादल उमड़ते हैं भाई बहन के मन में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और ज़्यादा उमड़ घुमड़ कर आता है। हल्की हल्की में देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, अब जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और बिजली चमकती है, उसी प्रकार बिजली के चमकने को यहाँ पर उनका एक प्रतीक बताया गया है, जो राखी के जो लच्छे हैं, राखी के जो धागे हैं, जिस तरह से उस समय पर आकाश में बादल चमकते हैं, उसी तरह जो राखी के धागे जो हैं उनमें भी एक चमक दिखाई देती है। कौन सी चमक? प्रेम की चमक, भाई बहन के प्रेम की चमक जो है जो दिखाई देती है। वो लच्छे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं, धागे जो हैं कच्चे धागे हैं लेकिन उनमें भाई बहन के प्रेम की चमक दिखाई देती है। भाई के है बांधती चमकती राखी, तो और जब वो चमकते लच्छे चमकती राखी जब वो भाई बहन जो है वो अपने भाई को बांधती है तो उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी चमक और ज़्यादा और दुगनी हो जाती है। बहन जो है जब अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, तो उसकी चमक जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य की बात करें तो हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बांधती चमकती में यहाँ पर तीती की आवरण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार तो हैं ही, साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है। शैली अगर मैं बात करूँ तो लक्षणा शब्द शक्ति है और रुबाई छंद है। तो इस तरह ये पूरा होता है पाठ, और आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।